ये जमाना जो है भाई 50-50 का नहीं है साहब। ये जमाना 50-50 का नहीं है साहब, ये जमाना 2020 का है और ये जमाना अब बदल गया है, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट मैच देखने के लिए कोई नहीं जाता है और ना किसी की 50-50 पर नज़र पड़ती है। तो बस बेटा जमाना है 2020 का, यानी कि यहाँ आओ और मारो। और अगर आपने 4 बॉल में कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं मारा, तो लोग आपको टिकने नहीं देंगे, इस रास्ते पे, इस डायरेक्शन पर टिकने नहीं देंगे। तो समय नहीं है अपने पास इतना, इसलिए फास्ट हो जाओ और लग जाओ इस डायरेक्शन पे और एकदम फास्ट तरीके से इस पिच के ऊपर आपको बन के ऐसी तैयारी करनी है मजबूत कि मैच हमारा जीते और जीत हमारी हो। ये हमारा रक्त करता है, इसलिए रक्त को भाई अच्छे से रक्त बहाना नहीं है, ज़्यादा हो जाए आपके अंदर तो रक्त दान कर देना, जो किसी के लिए काम आ जाए। ऐसा काम आप जरूर करें भाई, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि रक्तदान आप जरूर करें किसी ज़रूरतमंद के लिए। और अगर रक्तदान कोई करता है तो उसको मैं सैल्यूट करता हूँ भाई, ठीक है। हाँ, तो ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम कौन करता है? रक्त करता है। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। और मैं आपके बीच राम सैनी हमेशा की तरह सामान्य विज्ञान की क्लासेज लेकर आया हूं। और आज अपना जो डे है भाई 11 डे, और आज अपन बात करेंगे रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में। और बहुत शानदार टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन जो आने बहुत शानदार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसा कि अपने प्रीवियस पेपर में देखा है कि सारे के सारे क्वेश्चन ब्लड से कोरिलेट करते हुए आ रहे हैं, यानी ब्लड से संबंधित 1-2 क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को अटेंड करते हुए अपन जो थोड़ी आज पढ़ने वाले भाई, अपन पढ़ने वाले रुधिर के बारे में, रक्त के बारे में, ठीक है जी। तो सभी लोग भाई अपनी कमर कसकर बैठ जाइए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आज अपन ब्लड के बारे में शानदार तरीके से, ब्लड के सामान्य परिचय से लेकर के ब्लड के फॉर्मेशन यानी ब्लड के निर्माण, ब्लड की कणिकाएं, कौन कौन सी कणिकाएं होती है उसके अंदर, उन सब के बारे में डायग्राम के साथ पढ़ने वाले। क्योंकि बच्चों ये जमाना जो है भाई 50-50 का नहीं है साहब। ये जमाना 50-50 का नहीं है साहब, ये जमाना 2020 का है और ये जमाना अब बदल गया है, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट मैच देखने के लिए कोई नहीं जाता है और ना किसी की 50-50 पर नजर पड़ती है। तो बस बेटा जमाना है 2020 का, यानी कि यहाँ आओ और मारो। और अगर आपने 4 बॉल में कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं मारा, तो लोग आपको टिकने नहीं देंगे, इस रास्ते पे, इस डायरेक्शन पर टिकने नहीं देंगे। तो समय नहीं है अपने पास इतना, इसलिए फास्ट हो जाओ और लग जाओ इस डायरेक्शन पे और एकदम फास्ट तरीके से इस पिच के ऊपर आपको बन के ऐसी तैयारी करनी है मजबूत कि मैच हमारा जीते और जीत हमारी हो। तो देखो आज का अपना जो टॉपिक है, आज अपन बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। किसके बारे में भाई? आज अपना जो टॉपिक है वो है ब्लड का। हाँ, ब्लड का टॉपिक है, इसलिए ब्लड वाले को अपने क्या लिखा है? रेड पेन से लिखा है सर, क्योंकि खून का कलर कैसा होता है बेटा? लाल होता है। तो अपन बात करते हैं रक्त की। ब्लड को कहते हैं रक्त, और क्या कहते हैं? रुधिर कहते हैं। रुधिर के बारे में बात करेंगे, रक्त के बारे में बात करेंगे। तो सारी की सारी जानकारी आज पढ़ने वाले हैं अपन, ब्लड के बारे में, रुधिर के बारे में, रक्त के बारे में। और सबसे पहले अपन अपने उसी अंदाज में भाई सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? और अपन पढ़ने वाले हैं सामान्य परिचय। सबसे पहले अपन यही पढ़ेंगे सामान्य परिचय। ब्लड क्या होता है, ब्लड किससे मिलकर बना होता है, ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ब्लड की सामान्य मात्रा कितनी होती है, ब्लड की कमी हो गई तो क्या हो गया, ब्लड कहाँ पे बनता है, निर्माण कैसे होता है, ब्लड काम, ये मतलब इन सारी चीजों से ही बेटा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जो 1 लाइनर के बन रहे हैं, इन सभी लाइनों से आपके क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएंगे। तो अपन वही सारी जानकारी पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग लगा लो बेटा रक्त के बारे में। और रक्त में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सामान्य परिचय। रक्त का सामान्य परिचय पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? रक्त का सामान्य परिचय की अगर बात करें अपन कि सामान्य परिचय में अपन सर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका सामान्य परिचय क्या है, तो अभी आप बताओगे कि मेरा नाम यह है, मेरे पिताजी का नाम यह है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, इस चीज की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पशु परिचर की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें अपन क्या करते हैं ये अपन बताते हैं सामान्य परिचय में। तो रक्त की अगर बात करें तो रक्त हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारे शरीर में रक्त जो भाई एक द्रव के रूप में पाया जाता है, एक तरल पदार्थ होता है।
और सभी मनुष्य की अगर बात करें अपन की सभी प्राणियों का जीवन जो है यानी इसके ऊपर भी निर्भर रहता है कि हाँ सर हम कह सकते हैं कि ब्लड के ऊपर भी अपना जीवन निर्भर रहता है, क्योंकि ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन होती है और हमें ऑक्सीजन क्या करती है, सर्वाइव करवाती है, हमें जीवन का अस्तित्व देती है। इस ब्लड के अंदर सर कोशिका भी होती है, ब्लड की खुद की कोशिकाएं भी होती है उन, और कोशिका जब आपने पढ़ाया तो आपने ये भी कहा था कि कोशिका हमारे जीवन का क्या है, आधार है, कोशिका हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है, संरचनात्मक इकाई है, ये सारी चीजें आपने बताई थी। तो इसलिए हमारे शरीर में, हमारा शरीर कोशिका से भी बना है, ऊतक से भी बना है, ऊतक से जो आंतरिक अंग बनते हैं उनसे भी बना है, और इन अंगों से कहते हैं कि तंत्र बनता है, और इन्हीं तंत्र से हमारा क्या बनता है, शरीर बनता है। और हमारे शरीर में ही ये तरल पदार्थ के रूप में, ये द्रव्य के रूप में, द्रव पदार्थ के रूप में, फ्लूइड के रूप में क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है, रक्त होता है। हेडिंग लगा लो ब्लड और सामान्य परिचय लगा के बढ़िया नोट्स लिखने आपको अच्छे तरीके से, और लिखो इसमें कि मानव एक ऐसा मानव रक्त जो होता है बेटा जीवन का क्या होता है, एक द्रव होता है जिस पर मनुष्य का एवं सभी प्राणियों का क्या होता है, जीवन निर्भर होता है। तो लिखो इसमें कि मानव रक्त मानव में रक्त एक द्रव या तरल के रूप में पाया जाता है, जिस पर जीवन निर्भर होता है। ठीक है जी, जिस पर जीवन निर्भर रहता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि अगर अपन और रक्त के बारे में पढ़े तो हम कह सकते हैं कि रक्त एक प्रकार का क्या होता है, कि रक्त सर हमने पढ़ा है कि रक्त एक प्रकार का उत्तक होता है। क्या होता है बेटा, उत्तक होता है। और उत्तक हमने कहा कि सर ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं के समूह से मिलकर के, कोशिकाओं के समूह से मिलकर के क्या बनता है, उत्तक बनता है। तो ये हमने पढ़ा था, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं से जो उत्तक बना था वही एक प्रकार का उत्तक है। कौन, रक्त। यानी हम कह सकते हैं कि रक्त एक संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है, रक्त एक संयोजी उत्तक होता है। तो लिखो इसमें रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है, संयोजी उत्तक। और संयोजी उत्तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो संयोजी उत्तक होता है। स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ जाए अगर कि रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है, तो हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके बाद अगर बात करें अपन कि रक्त हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहता है, ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर नोट्स में ऐड करो कि रक्त हमारे शरीर में किसके द्वारा बहता है, रक्त वाहिनियों के द्वारा। किसके द्वारा बहता है, रक्त वाहिनियों के द्वारा। एक जगह से दूसरे जगह तक बहता है। तो रक्त किसके द्वारा बहता है, रक्त वाहिनियों के द्वारा। यानी कि इंग्लिश में अगर बात करें तो ब्लड वेसल्स के द्वारा क्या होता है, रक्त बहता है। इसके बाद अगर अपन बात करें कि रक्त शरीर में रक्त वाहिनियों से होकर बहने वाला एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है, क्योंकि हमने कहा कि सर रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है, तो रक्त क्या है, तरल अवस्था में है, तो तरल संयोजी उत्तक आ गया। उत्तक का एक प्रकार होता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, यानी संयोजी उत्तक का भी एक प्रकार होता है कि तरल संयोजी उत्तक होता है, क्योंकि रक्त हमारे शरीर में तरल अवस्था में पाया जाता है। अभी हमने कहा द्रव अवस्था में पाया जाता है, फ्लूइड के रूप में पाया जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि अर्थात हम कह सकते हैं कि रक्त हमारे शरीर में वक्त वाहिनियों से होकर बहने वाला एक तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है, तो हम इसमें यही लिख सकते हैं कि अर्थात रक्त एक प्रकार का
तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट? हाँ, हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि सर रक्त एक तरल होता है, तरल पदार्थ होता है जिसको हम रुधिर कहते हैं, जिसको हम ब्लड कहते हैं। रक्त हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर बहता है, अर्थात हम रक्त को क्या कह सकते हैं कि तरल संयोजी उत्तक कह सकते हैं। दूसरा हमने कहा कि रक्त हमारे शरीर में क्या करता है, जीवन, हमारा जीवन जो निर्भर रहता है वो किसके ऊपर रहता है? रक्त के ऊपर रहता है। फिर एक चीज और आ गई कि सर रक्त के बारे में हमें भी और कुछ चीजें का नॉलेज है, तो रक्त के बारे में आप लोगों को क्या नॉलेज है? तो आप लोगों को यही नॉलेज है कि रक्त जो है भाई कैसा होता है दिखने में। तो रक्त रक्त का कलर या रक्त का रंग की बात करें तो कैसा होता है? लाल होता है। अरे कैसा होता है बेटा? लाल होता है। कि सर ये बात तो हमें पता थी। तो कोई बात नहीं, पता थी तो भी आप अपने नोट्स में बढ़िया सुनहरे अक्षरों में इसको ऐड करो। इसके बाद हम कह सकते हैं कि रक्त प्लाज्मा तथा रक्त की कणिकाओं से मिलकर बना होता है। अभी तक हमने पढ़ा है रक्त क्या होता है, अब हम पढ़ रहे हैं रक्त किससे मिलकर बना होता है। तो रक्त के अंदर क्या होती है? प्लाज्मा होती है। जो प्लाज्मा क्या होती है? एक प्रोटीन होती है। और इसके अलावा हम कहें कि रक्त के अंदर रक्त की कणिकाएं होती है। तो लिखो आगे नोट्स में ऐड करो कि रक्त में प्लाज्मा प्रोटीन तथा रक्त की कणिकाएं उपस्थित होती है। उपस्थित होती है। ठीक है जी। तो रक्त के अंदर प्लाज्मा आ गई और प्लाज्मा के साथ हमने क्या कहा? रक्त कणिकाएं होती है। तो सर रक्त कणिकाएं कौन कौन सी होती है तो भी अपन पढ़ेंगे। रक्त कणिकाएं जो ब्लड के अंदर पाई जाती है वो। इससे पहले अपन पढ़ लेते हैं कि रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर? रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन क्या होता है बेटा? हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। उपस्थित होता है। यहां तक कोई डाउट भाई? इसके बाद अगर अपन कहे कि सर रक्त की सामान्य मात्रा कितनी होती है, रक्त का पीएच कितना होता है, हम सामान्य परिचय में यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो रक्त की सामान्य मात्रा की बात करें तो लिखो रक्त की सामान्य मात्रा रक्त की सामान्य मात्रा। तो सामान्य मात्रा अपन नर और मादा दोनों में अलग अलग पढ़ेंगे। तो नर और मादा की बात करें बेटा तो नर और मादा में थोड़ा सा ही अंतर होता है। तो नर के अंदर यानी मेल के अंदर 4 से 6 लीटर होता है, जबकि उसके अंदर अपन लगभग के कितना कह सकते हैं? 4 से 5 लीटर। तो इसमें आ जाता है 4 से 6 लीटर और इधर अपन कह सकते हैं 4 से 5 लीटर। ठीक है जी। इसके बाद अगर अपन कहे कि रक्त की मात्रा जो होती है भाई एक स्वस्थ व्यक्ति के वजन का लगभग कितना होता है? 7 से 8% होता है। और यह लाइन भी स्टेटमेंट में पूछी जाती है। ये लाइन भी स्टेटमेंट में पूछी जाती है कि रक्त एक क्या पूछी जाती है कि रक्त एक स्वस्थ व्यक्ति के वजन का लगभग 7 से 8% होता है। बिल्कुल। तो रक्त स्वस्थ व्यक्ति के वजन का लगभग कितना होता है बेटा? 7 से 8% भाग होता है। आज की क्लास से ब्लड वाली जो रक्त की क्लास ले रहा हूं भाई, उस क्लास से क्वेश्चन आना तय है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए आप और अच्छे से समझिए, फिर अच्छे से रिवाइज भी करना, क्योंकि मैं इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा और इसके क्वेश्चन ज़्यादा करवाऊंगा आपको। क्योंकि रक्त अगर समझ में आ गया तो रक्त परिसंचरण तंत्र समझ में आएगा, जिसको अपन
ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, वो भी समझ में आएगा आपको। अच्छे से हार्ट समझ में आएगा, हार्ट से कौन कौन सी धमनियाँ जाती है, कौन सी शिराएं वहाँ पे रक्त को लेकर आती है, वो कहाँ पे जाती है, कहीं इधर उधर घूमने चली जाती है क्या, क्या वो अमेरिका चली जाती है क्या, वो सारी चीज़ें उस हार्ट में यानी हृदय में पढ़ने वाले हैं अपन। तो इसलिए पहले रक्त को क्लियर करो ना। हमने कहा कि रक्त वाहिनियों में रक्त बह रहा है, अब अपने को रक्त के बारे में नहीं पता है, रक्त के बारे में नहीं पता बेटा, रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें क्या है कि रक्त के बारे में नॉलेज होना है, इसलिए मैंने आज पहले रक्त की क्लास लगाई है, उसके बाद हम हृदय की तरफ बढ़ेंगे। फिर अपन बात करें भाई कि रक्त की पीएच कितनी होती है, तो रक्त की पीएच बिल्कुल 7.4 होती है। रक्त की पीएच की बात करें, रक्त की पीएच क्षारीय होती है, और कितनी होती है, क्षारीय होती है तो 7.4 होती है, हल्की क्षारीय होती है, ठीक है जी। हाँ, अब हम बात करते हैं कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण भाई अगर अपन भ्रूणीय अवस्था की बात करें, बिल्कुल भ्रूण अवस्था की, एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें, तब तो वो कहाँ होता है, यकृत में यानी लीवर में होता है। लेकिन हम हमारी बात करें कि सर हाँ आप तो हमारी बात करो, बाकी सबको छोड़ो, तो अगर हमारी बात करें, हम एडल्ट हैं, एडल्ट की बात करें, वयस्क की बात करें, तो कहाँ बनता है बेटा, अस्थि मज्जा के अंदर बनता है। कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा, जिसको हम क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। तो लिखो, नोट्स के अंदर लिखो कि रक्त का निर्माण, रक्त का निर्माण, तो रक्त के निर्माण की अगर बात करें अपन, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन किस में, सबसे पहले बात करते हैं अपन भ्रूण के अंदर। किसके अंदर, भ्रूण के अंदर। भ्रूण के अंदर कहाँ बनता है, और उसके बाद अपन बात करते हैं वयस्क के अंदर कहाँ बनता है। वयस्क यानी कि एडल्ट की बात कर रहे हैं, और भ्रूण यानी अपन एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं। तो अगर अपन भ्रूण की बात करें बेटा, तो भ्रूण की बात करें वो तो किस में बनता है, तो वो बनता है यकृत के अंदर, और यकृत को अपन क्या कहते हैं, यकृत को कहते हैं लीवर, यानी लीवर के अंदर बनता है। जबकि हम हमारी बात करें सर, हम पुरुष यानी वयस्क की बात करें, एडल्ट की बात करें, तो एडल्ट की बनता है अस्थि मज्जा के अंदर। किस में बनता है, अस्थि मज्जा। अब देखो इसकी इंग्लिश बिल्कुल आसान है, आप लोग इंग्लिश से भाई डरना नहीं है, इंग्लिश आपको यूज करनी है। कल आप पशु परिचर बन जाओगे वहां पे, तो दवाइयाँ वगैरह यूज करोगे ना, पशुओं के लिए घाव वगैरह हो गया उनके लिए दवाई वगैरह यूज करोगे, तो उस दवाई पे इंग्लिश लिखी हुई आएगी थोड़ी थोड़ी। तो बिल्कुल मीडियम इंग्लिश अपने को आती है, छोटी मोटी इंग्लिश तो अपने घर पे मम्मी पापा ही बोल लेते हैं, मम्मी भी बोल लेती है घर में, ये तो नॉर्मल है, ये तो तुम जनरल बात कर रहे हो रहे हैं, बिल्कुल इतनी शानदार वो बात करते हैं। लंच के बारे में भी पता है घर वालों को, मम्मी को, तो इतनी इंग्लिश वो भी जानते हैं, तो तुम क्या करोगे, तो तुम्हें थोड़ी इंग्लिश सीखनी है भाई, ठीक है। तो इतनी तो अपन सीख ही सकते हैं। तो अभी से अपने को थोड़ा थोड़ा तैयार होना है। तो अस्थि को अपन क्या कहते हैं, अस्थि को कहते हैं सर बोन, और मेरो, मेरो का मतलब हो गया मज्जा, ये बोन मेरो में बनता है। बोन मेरो के अंदर क्या बनता है, रक्त का निर्माण, यानी अस्थि मज्जा के अंदर होता है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन ये आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब अगर अपन बात करें कि रक्त हमारे शरीर में काम क्या करता है, रक्त हमारे शरीर में काम क्या करता है, तो हेडिंग लगाओ, रक्त के कार्य। किसके कार्य, रक्त के कार्य, रक्त के कार्य या रुधिर के कार्य। किसके कार्य, रक्त के कार्य। अब इसमें देखो अपन बात करते हैं कि सर रक्त के कार्य कौन कौन से हैं। तो रक्त के कार्यों में सबसे पहले हमने कहा कि रक्त हमारे शरीर में क्या करता है, कि रक्त एक तरल पदार्थ होता है, और रक्त वाहिनियों के द्वारा बहता है, और इसकी वजह से क्या हो रही है, कोशिकाएं वगैरह जीवित रहती है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन रहता है। तो हम कह सकते हैं कि रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों तक, विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाता है, ठीक है। सबसे पहले ये काम हो गया कि यह ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को, यह ऑक्सीजन को हृदय से शरीर की, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का
पहुंचाने का क्या करता है भाई, पहुंचाने का कार्य करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। तो ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है, ये हमारा रक्त करता है। इसलिए रक्त को भाई, हाँ, अच्छे से रक्त बहाना नहीं है, ज्यादा हो जाए आपके अंदर तो रक्त दान कर देना, जो किसी के लिए काम आ जाए। ऐसा काम आप जरूर करें भाई, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि रक्तदान आप जरूर करें किसी जरूरतमंद के लिए। और अगर रक्तदान कोई करता है तो उसको मैं सैल्यूट करता हूँ भाई, ठीक है। हाँ, तो ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम कौन करता है, रक्त करता है। और वहां से किसको लेके आता है वापस, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका से फेफड़ों तक लेके आता है। तो इसमें लिख लो, तथा तथा वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है, यानी कोशिका से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका से फेफड़ों तक वापस लेके आता है, वापस लेके आता है। तो ये था भाई ब्लड का मेन इंपॉर्टेंट काम। उसके बाद अगर बात करें तो ये और क्या काम करता है सर, ये और न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थों को आहार नाल से कोशिकाओं तक पहुंचाता। कितना बड़ा काम करता है, यानी जो पोषक पदार्थ होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट हो गए, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, मिनरल्स वगैरह, ये सारी चीजें उनको क्या करता है, आहार नाल से यानी हमारे पाचन तंत्र से कोशिकाओं तक दे रहा है, यानी कोशिकाओं को भोजन देने का काम कर रहा है भाई। कोशिका जीवित है तो इसी रक्त की वजह से है, तो कोशिका तो बेचारी उनके ऊपर फर्ज निभा रही होगी भाई, आप तो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो बढ़िया वाले तरीके का। उसी के यानी आप नहीं होते तो हम जीवित नहीं रहते। तो यानी ये क्या काम कर रहा है, तो कोशिकाओं को क्या दे रहा है, भोजन प्रोवाइड करवा रहा है, खाना दे रहा है कोशिकाओं को, है। अपन तो शादी विवाह में चले जाते तो अपने को वेटर ला के देता है, लेकिन ये रक्त क्या कर रहा है, पोषक पदार्थों को पाचन तंत्र या आहार नाल से क्या करता है, कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो लिख लो, इसमें दूसरा कार्य हो जाएगा कि यह यह पोषक पदार्थों को पोषक पदार्थों को आहार नाल से कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ये लो भाई। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि ये और क्या काम करता है, तो ये और क्या काम करता है भाई कि यह अपशिष्ट पदार्थों को शरीर में, जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको उत्सर्जी अंगों तक ले जाकर क्या करता है, निष्कासन करवाता है, यानी बाहर फेंकता है उनको। यानी कि हम कह सकते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको शरीर में उत्सर्जी अंगों तक ले जाने का काम करता है। अब उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, उत्सर्जी अंग की बात करें तो वो हो गई स्किन स्किन हो गई, और इसके बाद बात करें किडनी हो गई, तो उन सब के पास ले जाने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि यह कौन भाई, रक्त उत्सर्जी पदार्थों या अवशिष्ट पदार्थों को, किसको भाई, अवशिष्ट पदार्थों को अवशिष्ट पदार्थों को अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक लेकर जाता है। क्या करता है, लेकर जाता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि ये हार्मोन्स को क्या करता है, अंतस्रावी ग्रंथियों से अन्य ग्रंथि या कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो सर ये तो हमने पढ़ा था कि हार्मोन्स को ले जाने का काम तो ब्लड ही करेगा। तो लिख लो कि ये यह हार्मोन को अंतस्रावी ग्रंथियों से
कहाँ ले जाता है कि जहाँ पे ये जाएगा, यानी कहाँ जाता है, कोशिकाओं तक पहुँच जाता है। तो रक्त के कार्य अपन पढ़ रहे थे बेटा, और अपने कहा कि सर यह ऑक्सीजन को हृदय से हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का क्या करता है, काम करता है, और तथा वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक वापस लेके आता है। इतना बड़ा काम करता है भाई ब्लड। इसके बाद बात करें कि ये पोषक पदार्थों को आहार नाल से कोशिकाओं तक पहुंचाता है, यानी हमने कहा कि सर ये भोजन पहुंचाता है, उनको क्या दे रहा है, उनको भोजन दे रहा है। इसके बाद बात करें कि यह रक्त अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक लेकर जाता है। ये हमने पढ़ा था कि सर स्किन हो गई, किडनी हो गई, ये सारे हमारे क्या है, उत्सर्जी अंग। तो वहां पे उन पदार्थों को लेके जाता है ताकि वो हमारे शरीर से बाहर निकल सके, निष्कासित हो सके, यानी उत्सर्जित हो सके। फिर बात करें कि ये हार्मोन्स को अंतःस्रावी ग्रंथियों से कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो हार्मोन्स को पहुंचाने का काम भी करता है। सर इसके अलावा ये और काम क्या करता है, तो बेटा बात करें अगर इसके अलावा ये क्या काम करता है, तो ये हमारे शरीर के तापमान को एक जीवित ऊतक से लेकर दूसरे जीवित ऊतक तक सामान्य बनाए रखता है, यानी ये टेम्परेचर पर कंट्रोल करने का काम करता है। तो नेक्स्ट जो है भाई फंक्शन, उसमें लिखो नेक्स्ट फंक्शन में ऐड करो कि यह शरीर में तापमान को एक ऊतक से दूसरे ऊतक तक बनाए रखता है। क्या करता है, तापमान को मेंटेन बनाए रखता है भाई तापमान को सामान्य बनाए रखता है। तो इतनी सारी चीजें क्या करता है, रक्त जो है हमारे शरीर में काम करता है। इसके अलावा अगर हम और कहें कि रक्त के अंदर सर कणिका है, यानी कि WBC, RBC और प्लेटलेट्स, उनकी बात करें, यानी कि सर अपन बात करें लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं, अगर उनकी बात करें तो जो रक्त के अंदर सफेद रक्त कणिका यानी श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, वो क्या करती है, हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होते हैं, उनको नष्ट करने का काम करती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तो लिखो ये भी एक इसका काम हो गया कि सर रक्त में उपस्थित श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाओं को कहते हैं बेटा WBC। श्वेत रक्त कणिकाएं जीवाणुओं से बचाती है, अर्थात ये और क्या काम करती है, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है, यह अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तो ये अपने भाई सारे मोटे मोटे तौर पर जो एग्जाम में आने लायक होते हैं कार्य, वो पढ़े थे रक्त के बारे में। हाँ, इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि भाई ये रक्त अपने क्या करता है कि ब्लड प्रेशर पर अपनी जो उसका आयतन वगैरह है उस पर कंट्रोल करके ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण करता है। तो ये सारी चीजें अपन को पता है। अब अपन बात करते हैं बेटा रक्त के कंपोजिशन यानी रक्त के कंपोनेंट, रक्त की बनावट के बारे में। अगर बात करें कि सर रक्त की बनावट की बात करें तो देखो रक्त के अंदर क्या क्या चीजें आ जाते हैं। अगर अपन बात करें रक्त यानी ब्लड, सर ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती है, ब्लड किस किस से मिलकर बना होता है। तो देखो बेटा अगर हम कहें, मैं अगर आपसे पूछूं कि हमारा शरीर किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, तो हमारे शरीर में आ जाती है सर खूब प्रकार की कोशिकाएं आ जाती है, खूब प्रकार के ऊतक आ सकते हैं, हड्डियां आ गई हमारे अंदर, खूब सारे जॉइंट आ गए, यानी खूब सारे अंग आ गए, उन सब से मिलकर के क्या बनता है हमारा शरीर। तो वैसे ही अगर बात करें तो इसकी भी भाई फैमिली है, इसकी भी क्या है फैमिली, यानी यह भी किसी ना किसी चीज से मिलकर बना होता है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है क्या कि इसमें आता है सर प्लाज्मा प्रोटीन। क्या आता है, प्लाज्मा प्रोटीन आ जाता है। और इधर हम बात करें तो इधर आ जाती सर रक्त की कणिकाएं। क्या आ जाती है, रक्त की कणिकाएं। ये लो
रक्त की कणिकाएं आ गई और एक तरफ आ गया प्लाज्मा प्रोटीन। अब अपन बात करते हैं कि सर प्लाज्मा प्रोटीन, तो प्लाज्मा प्रोटीन कितना होता है बेटा? प्लाज्मा का पार्ट जो होता है वो होता है 55%। कितना होता है? 55%। कितना होता है? 55%। तो पीछे कितना बच गया? तो पीछे बच गया भाई 45% पार्ट रक्त के अंदर क्या होता है? रक्त की कणिकाओं का होता है। 55% पार्ट होता है प्लाज्मा प्रोटीन का, और रिमेनिंग पार्ट यानी शेष बचा हुआ पार्ट किसका हो जाता है? रक्त की कणिकाओं का। इसके बाद अगर अपन बात करें कि प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है कि लगभग 92%, लगभग इसके अंदर क्या होता है? लगभग 92% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। तो लगभग 92% क्या पाया जाता है? इसमें जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। ये देखो ये रक्त के अंदर, ये रक्त ब्लड वेसल्स के अंदर रक्त बहता है, इसी के अंदर ये बात कह रहा है कि इसके अंदर क्या आ गई? इसके अंदर आ गई सर प्लाज्मा। क्या आ गई? प्लाज्मा आ गई। तो उसी प्लाज्मा की अपन बात करें कि लगभग इसमें 92% क्या होता है? 92% पानी पाया जाता है। इसके बाद बात करें कि प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, तो प्लाज्मा का कलर होता है बेटा स्ट्रो का रंग जैसा। किसका कैसा होता है? स्ट्रो कलर की होती है, जिसके अंदर क्या होता है? द्रव और अन्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है यानी हम कह सकते हैं सर प्लाज्मा के अंदर इसकी क्या होती है? सर मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? कि अपन मैट्रिक्स को कहते हैं मटेरियल, यानी पदार्थ होते हैं। उसी पदार्थों के अंदर ही जल होते हैं और कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं। उन अन्य पदार्थों के अंदर सर क्या क्या आता है? तो उन अन्य पदार्थों में आ जाता है बेटा, एक तरफ हम कह सकते हैं कि इनमें आ जाते हैं कार्बनिक पदार्थ आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? कार्बनिक पदार्थ आ सकते हैं। और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि अकार्बनिक पदार्थ इसमें आते हैं। ये लो हाँ, इसके अलावा अगर अपन बात करें कि सर रक्त कणिकाओं में क्या होता है, तो रक्त कणिकाओं की अगर बात करें तो रक्त कणिकाएं कौन कौन सी होती है भाई? तो 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को क्या कहते हैं? नाम से पता चल रहा है, रेड ब्लड सेल्स। क्या है? आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। और हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं। इसके बाद अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी क्या कहते हैं, तो डब्ल्यूबीसी कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं। अब आता है बेटा कि इनको और क्या कहते हैं, तो इनको और क्या कहते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं को अपन क्या कहते हैं सर? इरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ये लो तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए भाई। ये सारी सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें देखो ये जो डायग्राम दे रखा है वो है आपके आरबीसी का, जिसको हमने क्या कहा है? इरिथ्रोसाइट। और ये जो पार्ट दे रहे हैं भाई, इस आरबीसी में देख लो आपको कुछ नहीं खाली दिखाई दे रहा है। ये आरबीसी खाली, ये खाली, ये खाली। इट मीन्स आरबीसी में केंद्रक होता ही नहीं है। अब अपन बात करें कि ये जो चीज दे रखी है, मोनोसाइट दे रखा है, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, ये लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, अभी अपन पढ़ेंगे इनको। ये क्या है भाई? ये है इसमें डब्ल्यूबीसी का पार्ट। और यहाँ पे ये देखो ये दे रखी है प्लेटलेट्स का पार्ट। तो ब्लड के अंदर 3 प्रकार की कणिकाएं या 3 प्रकार की कोशिकाएं, जिसको ब्लड सेल्स या रक्त की कणिकाएं कहा जाता है, वो पाई जाती है। कौन कौन सी होती है वो होती है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये 3 प्रकार की भाई कणिकाएं जो है ये पाई जाती है। इसके बाद अगर अपन बात करें कि सर इन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहा जाता है भाई, इनको क्या कहा जाता है? आरबीसी को अपन कहते हैं इरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। और इसके साथ ही अगर अपन बात करें कि सर प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, तो प्लेटलेट्स को कहा जाता है
थ्रोम्बोसाइट। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये टेबल बनानी है भाई। हाँ, टेबल बनानी है आपको। इस टेबल के अंदर व्यवस्थित तरीके से लिखना है और इसमें WBC के अंदर नीचे लिखना आपको। हाँ, वापस बनानी है ना, ये लो वापस बना लेते हैं। ब्लड की जो टेबल है भाई, इसको आपको इस व्यवस्थित तरीके से बनानी है कि सर ब्लड एक तरफ, हमने कहा कि सर एक तरफ क्या हो जाता है, इसमें एक तरफ आ जाती है प्लाज्मा प्रोटीन। ये लो भाई आ गई प्लाज्मा प्रोटीन। इसके बाद एक तरफ आ जाती है इसमें रक्त की कणिकाएं। रक्त की कणिकाएं, हाँ, रक्त की कणिकाओं में क्या क्या आ जाती है, तो लिखो इसमें वापस से कि इसमें आ जाती है RBC, WBC और प्लेटलेट्स। बनाओ भाई नोट्स में अच्छे से ये इंडेक्स बनाओ। इसके बाद बात करें कि RBC को क्या कहते हैं, तो RBC को हमने कहा कि इसको कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं। तो WBC को क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। इसके बाद अगर बात करें अपन कि इनको और क्या कहा जाता है, तो नोट्स के अंदर लिखो कि लाल रक्त कणिकाओं को ही क्या कहा जाता है, इनको इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इसके अलावा WBC क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और हमने कहा कि प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं सर, इनको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ये लोग। अब आ जाता है WBC के टाइप की अगर बात करें अपन, तो WBC में, ये WBC भी 5 प्रकार की होती है। तो ये टेबल बनाओ वो 3, 4 और 5। तो इसमें आ जाता है भाई न्यूट्रोफिल आ जाती है। लिखो इसमें कि सर न्यूट्रोफिल। इसके अलावा इयोसिनोफिल। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसमें आ जाएगा बेसोफिल। क्या आ जाएगा? बेसोफिल। मोनोसाइट। और एक आ जाएगा लिम्फोसाइट। क्या आ जाएगा? लिम्फोसाइट। तो ये सारी चीजें इसमें आने वाली। तो न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये सारी चीजें किस में आ जाती है? ये आ जाती है भाई अपने WBC के अंदर। किस में आ जाती है? WBC के अंदर। अब अपन हेडिंग लगाओ भाई, अब हेडिंग लगाओ RBC। RBC के बारे में अपन क्या कर रहे हैं, RBC को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले। हेडिंग लगाओ सबके सब RBC। और RBC को हमने क्या कहा था? RBC को कहा था लाल रक्त कणिकाएं। क्या कहा था? लाल रक्त कणिकाएं। और अपन बात करें कि इसको और क्या कहते हैं सर, और इसको कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट। लिखते जाओ भाई, साथ साथ सभी नोट्स बनाते रहो। तो RBC के अंदर लिखो कि RBC का निर्माण कहाँ होता है। तो हमने कहा कि सर आपने बताया था ब्लड का निर्माण। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? वहीं पे RBC का भी होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर ही RBC पाई जाती है। तो हमने कहा था अस्थि मज्जा। किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है RBC का निर्माण। इसके बाद अगर अपन बात करें कि इसका आकार कैसा होता है, इसके आकार की बात करें भाई, इसके
आकार की बात करें तो आकार होता है इसका कैसा, आकार होता है गोल। कैसा होता है, गोल होता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि सर हम श्वसन तंत्र में पढ़ के आए थे कि ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या हो जाता है, आरबीसी का आकार बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वो लाइन लिखो कि ऊंचाई पर जाने से, ऊंचाई पर जाने पर इसका आकार बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हाँ याद आ रहा है ना भाई, अपन स्कॉर्पियो लेके पहाड़ पे चढ़े थे, हाँ फिर पढ़े तो फिर डापाचूक हो गए थे वहां पे। श्वसन क्रिया, श्वसन तंत्र पूरा हिल गया था, सांस लेने में दिक्कत हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, इसलिए हमने उसको क्या कहा था कि हाइपोक्सिया हो गया। क्या हो गया, हाइपोक्सिया। इसके अलावा हम कहते हैं भाई इसके अंदर क्या अनुपस्थित होता है, सर इसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या होता है इसके अंदर, केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक के अलावा और क्या अनुपस्थित होता है, तो लाइसोसोम भी इसके अंदर अनुपस्थित होता है। क्या होता है, लाइसोसोम भी इसके अंदर, इसमें अनुपस्थित होता है। कौन बताएगा भाई लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है। लाइसोसोम को बेटा कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली। इसके बाद बात करें कि सर आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो लिखो आरबीसी की कमी से, आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। ये लो भाई, एनीमिया रोग होता है। क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। ठीक है जी। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो कहाँ पे होती है, वो होती है प्लीहा में। कहाँ होती है कि सर मृत्यु होती है प्लीहा के अंदर, और प्लीहा को क्या कहा जाता है, स्प्लीन कहा जाता है। प्लीहा में मृत्यु होती है, इसलिए इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है। ये हाँ, और आप आरबीसी के बारे में क्या जानना चाहते हो, तो और अगर अपन बात करें भाई, हाँ ये आरबीसी, इसके अंदर देखो। अब इस आरबीसी की अगर बात करें अपन, इस आरबीसी में क्या है कि सर यहाँ पे केंद्रक तो है नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, खाली खाली दिखाई दे रहा है। लाइसोसोम भी नहीं होता है सर, खाली खाली दिखाई दे रहा है। आरबीसी के पास तो है ही नहीं सर कुछ भी। इसके अलावा बात करें कि सर इसका जो है जीवन काल की बात करें, इसका जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल होता है भाई 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन। हाँ, और इसकी बात करें कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। कौन बताएगा भाई इस हीमोग्लोबिन को क्या कहा जाता है, तो इस हीमोग्लोबिन को नोट लगा के लिखो। इस हीमोग्लोबिन को, यानी हीमोग्लोबिन को क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक कहा जाता है सर। हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक पूछ सकता है भाई। श्वसन वर्णक यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। ये लो, कहा जाता है। ये हो गया भाई नोट। इस तरह आप बड़े नोट लिखा रहे हो। नोट तो हमें छोटी क्लासों में थे तब मिलते थे कि कार्य पूरा करो तो वो नोट अलग थे भाई, नोट वो भी अलग थे, ये नोट अलग हैं, पैसे वाले नोट अलग हैं। तो नोट शब्द शब्द में अंतर है। हाँ, इसके बाद बात करें कि सर हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, तो भाई देखो हीमोग्लोबिन को अगर अपन तोड़ते हैं, सर हीमोग्लोबिन को तोड़ने का काम मत करो, हीमोग्लोबिन टूट जाएगा तो क्या होगा हमारा। तो हीमोग्लोबिन के अंदर दो चीजें होती है बेटा, एक होता है हीम और दूसरा आ जाता है ग्लोबिन। क्या आ जाता है, ग्लोबिन आ जाता है, हीम और ग्लोबिन। तो अगर अपन हीम की बात करें सर, हीम क्रीम तो वो उस मूवी का सीन हो गया था कि वो हीम क्रीम खा रहे थे हेमराज जी।
तो वो वाला हीम नहीं है भाई। इस यहाँ पे हीम का मतलब है कि यहाँ पे इसमें क्या होता है, लोहा होता है। लोहा यानी Fe फेरस के फॉर्म में लोहा होता है। और ग्लोबिन क्या होती है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें अपन नॉर्मल वैल्यू की, यानी आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। अगर अपन बात करें आरबीसी के नॉर्मल वैल्यू की, यानी सामान्य मात्रा, सामान्य मात्रा की अगर बात करें तो कितनी होती है, 4.5 से लगभग 4.5 से 6.5, यानी 4.5 से 6.5 इंटू 10 की घात 3 पर माइक्रोलीटर होती है। कितनी होती है, 10 की घात 6 होती है बेटा, 10 की घात 6 पर माइक्रोलीटर। तो ये आपको याद रखना है भाई। ये क्वेश्चन सामान्य मात्रा का पूछ सकते हैं, क्योंकि आरबीसी की कमी से यानी हीमोग्लोबिन की कमी वगैरह हो जाती है तो रोग हो जाता है एनीमिया। तो इसलिए आपको ये हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसकी सामान्य मात्रा का भी पता होना चाहिए। तो ये भाई आरबीसी के बारे में हमने सामान्य जानकारी पढ़ी है, और यहीं से क्वेश्चन आता है, चाहे स्टेटमेंट का क्वेश्चन आओ चाहे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आओ, आपको ये सारी चीजें भाई पता होनी चाहिए। इसके बाद हेडिंग लगाओ भाई WBC। क्या हेडिंग लगाओगे सर, WBC लगाओ। तो ये रही भाई आपके सामने स्क्रीन पे WBC। क्या है ये, WBC। और WBC को अपन क्या कहते हैं सर, इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं भाई, ल्यूकोसाइट। और इनको कहते हैं सफेद रक्त कणिकाएं। क्या कहते हैं, सफेद रक्त कणिकाएं। ये लो सफेद रक्त कणिका, ये WBC। ये WBC देखो खाली नहीं दिख रही है, WBC के अंदर कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि WBC के अंदर कोशिका के अंग हैं। तो सबसे पहले अपन वही लिख रहे हैं कि इसका निर्माण, तो इसका निर्माण हम पढ़ के आए हैं कि इसका निर्माण कहाँ होता है। तो निर्माण होता है सर अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। ये लो भाई अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। इसके बाद बात करें इसका आकार कैसा होता है। इसका आकार, तो आरबीसी का आकार हमने पढ़ा कि गोलाकार होता है, लेकिन इसका आकार होता है भाई, इसका आकार होता है अनिश्चित। कैसा होता है, अनिश्चित इसका आकार होता है। इसके बाद अगर अपन बात करें कि सर इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, हाँ इसमें केंद्रक क्या होता है, उपस्थित होता है। इसके अंदर केंद्रक, यानी केंद्र को हम क्या कहते हैं, कोशिका का कंट्रोलर। तो इसके अंदर ये क्या होता है, यह अनुपस्थित नहीं उपस्थित होता है। क्या होता है, उपस्थित होता है। लिखो इसमें ये उपस्थित होता है। इसके बाद अपन और क्या लिखेंगे इसके बारे में, यह क्या काम करती है, तो यह रोगों से सुरक्षा करती है। क्या करती है, यह रोगों से सुरक्षा करती है। रोगों से सुरक्षा करती है। क्या करती है, सुरक्षा करती है। अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता। कौन सी क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। क्या करती है भाई, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। तभी तो तुम रोगाणुओं से लड़ सकते हो। बुखार आ गया आपको तो आप बुखार से फाइट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये रोगों से लड़ने के लिए अपने क्या करती है, एनर्जी देती है, रक्षा करती है। इसके बाद बात करें कि इसकी मृत्यु कहाँ होती है। सर इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो इसकी मृत्यु भाई प्लीहा में ही होती है। इसकी भी मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा यानी स्प्लीन में होती है। कहाँ होती है, स्प्लीन में होती है। इसके बाद अगर बात करें इसके जीवन काल की, तो इसका जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल लगभग 6 से 7 दिन होता है। कितना होता है, 6 से 7 दिन होता है। इसके बाद बात करें कि हमने कहा कि आरबीसी WBC की बात करें, WBC कितने प्रकार की होती है, तो WBC हमने कहा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, WBC हमने कहा भाई WBC 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं भाई 5 प्रकार, तो लिखो यहाँ पे 5 प्रकार, 1 2 3 4 और 5। तो पांचों प्रकार में लिखो भाई, सबसे पहले लिखो इसमें मोनोसाइट।
कौन सी साइट? मोनोसाइट। मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होती है भाई सबसे बड़ी कोशिका होती है, और मोनोसाइट के बाद अगर बात करें तो आ जाएगा इसमें न्यूट्रोफिल। क्या आ जाएगा? न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल के बाद इसमें आ जाएगी इयोसिनोफिल। कौन सा फिल? इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल के बाद करें तो इसमें अभी इसका टाइप आ जाएगा बेसोफिल। क्या आ जाएगा? बेसोफिल। के सर आप तो गजब फिल करवा रहे हो ना, बेसोफिल। और इसके बाद आ जाएगा इसमें आ जाएगा लिम्फोसाइट। क्या आ जाएगा? लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे अगर अपन आरबीसी डब्ल्यूबीसी के पांचों टाइप के अंदर बात करें भाई कि सबसे बड़ी कौन सी होती है और सबसे छोटी कौन सी होती है, तो मोनोसाइट की बात करें अपन और लिम्फोसाइट की अगर बात करें अपन, तो सबसे अगर बड़ी की बात करें तो वो होती है मोनोसाइट। क्या होती है? और सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट। आगे हेडिंग लगाओ भाई, आगे हेडिंग लगाओ। सभी प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे अपन। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग लगाओ प्लेटलेट्स। ये आगे देखो पांचों टाइप। इसमें एक आ गया भाई मोनोसाइट आ गया, मोनोसाइट आ गया आपका, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, ये लिम्फोसाइट और ये न्यूट्रोफिल। तो ये 5 प्रकार की होती है भाई, 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। इसके बाद हेडिंग लगाओ प्लेटलेट्स। बढ़िया सुनहरे अक्षरों में हेडिंग लगाओ भाई प्लेटलेट्स। प्लेट को लेटाओ, प्लेटलेट्स। ये लो सर, प्लेटलेट्स को लेटा दिया। और प्लेटलेट्स को अपन क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। कौन सी साइट? थ्रोम्बोसाइट। ये लो भाई। तो प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो प्लेटलेट्स से आप लोग रूबरू होंगे, क्योंकि प्लेटलेट्स आप लोगों ने देखा है कि सर डेंगू हुआ था तो प्लेटलेट्स कम हुई थी, तो हमने कहा था प्लेटें कम हो गई, प्लेटें कम हो गई तो भाई लेके आ जाओ टेंट हाउस वाले के पास जाके। ठीक है, तो ऐसा नहीं है सर। बात करें अगर अपने इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसके निर्माण की बात करें तो सर इसका निर्माण भी वहीं होगा जहां पे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का हुआ था। कि प्लेटलेट्स कहेगा कि मेरे साथ अत्याचार क्यों, मेरा निर्माण भी वहीं होना चाहिए। और अगर अपन इसके आकार की बात करें भाई, आकार क्या होता है, तो आकार इसका उत्तल के शेप में होता है। किसके शेप में होता है? उत्तल के शेप में होता है। इसके बाद बात करें, देखो आज एक नई चीज सिखाता हूं आपको कि सर उत्तल और अवतल, इसमें हम कंफ्यूजन में रहते हैं। उत्तल और अवतल, तो देखो ऊ से क्या निकल रहा है? ऊ। और अ से क्या निकल रहा है? यहाँ पे अ। तो ऊ से याद रखना है उभरा हुआ, तो जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसको उत्तल कहा जाता है। और अ से याद रखना है अंदर धसा हुआ, तो अंदर धसे हुए को क्या कहते हैं? अवतल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंदर धसे हुए को अवतल। तो ऐसे आपको उत्तल याद हो जाएगा। फिर अगर अपन केंद्र की बात करें तो देखो इसमें केंद्रक दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब केंद्रक इसमें नहीं होता है सर। तो केंद्रक ओनली फॉर किस में होता है सर? डब्ल्यूबीसी में होता है। किस में होता है? डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक होता है। प्लेटलेट्स हमें क्या देता है? तो प्लेटलेट्स हमें क्या करता है सर? शक्ति प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? शक्ति प्रदान करता है। और प्लेटलेट्स की अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करें अपन, प्लेटलेट्स की नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1.5 लाख, 1.5 लाख तक होनी चाहिए। 1.5 लाख से कम हो गई तो क्या हो सकता है? तो प्लेटलेट्स की कमी से, प्लेटलेट्स की, ये प्लेटलेट्स हैं, इस प्लेटलेट्स की कमी से क्या हो सकता है? प्लेटलेट्स की कमी से सर डेंगू हो सकता है। क्या हो सकता है? डेंगू। ये लो भाई डेंगू। इस डेंगू को क्या कहा जाता है? तो इस डेंगू को कहा जाता है भाई हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। इस हड्डी तोड़ बुखार के समय होता क्या है? तो पूरे शरीर की हड्डियां टूट जाती है क्या? नो, पूरे शरीर की हड्डियां नहीं टूट रही भाई, पूरा शरीर दर्द करता है डेंगू की सिचुएशन में। ठीक है, तो डेंगू के टाइम अपने क्या कहता है? हम डॉक्टर के पास गए, हमारे डेंगू हो गया सर, हमारी तो स्थिति बिल्कुल ही डाउन हो गई, अब पूरा शरीर दुख रहा है, बदन दुख रहा है, अब तो थे जानो धानो काम लेना। तो डॉक्टर कहता है नहीं सीबीसी कराओ। सीबीसी के अंदर प्लेटलेट्स देखते हैं बिल्कुल प्लेटलेट्स कम आ गए। डेंगू के लिए कार्ड टेस्ट भी होता है, और डेंगू हो गया। अब अपने पूरे शरीर में लाइफाई लग गई कि डेंगू हो गया, डेंगू हो गया, प्लेटें कम हो गई हैं। तो बिल्कुल उस टाइम पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव रहने से आपके पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, तो थोड़े बहुत ऐसे ही ठीक हो जाओगे। ठीक है,
तो डेंगू के समय क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और उस समय डॉक्टर हमें कहता है पपीता खाओ। और है मुझे याद आ रहा है कि मुझे जब हुआ था पपीते के पत्ते का जूस पिलाया था, और भाई साहब पपीते के पत्ते का जूस अगर आपने पिया है तो इतना कड़वा होता है। किसी ने अगर पपीते के पत्ते का जूस पिया तो कमेंट करके बताओ भाई, किस किस ने उस टेस्ट का, उस अमृत का टेस्ट लिया है। हाँ, उसके बाद बात करें भाई इसके जीवन काल की, इसके जीवन काल की बात करें तो इसका जीवन काल लगभग 2 से 3 दिन होता है। कितना होता है? लगभग 2 से 3 दिन जो है भाई इसका जीवन काल होता है। इसके बाद बात करें अगर अपन कि प्लेटलेट्स के सर नॉर्मल वैल्यू की बात करें, प्लेटलेट्स की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो नोट्स में लिखो भाई कि प्लेटलेट्स की सामान्य मात्रा, प्लेटलेट्स की सामान्य वैल्यू या सामान्य मात्रा की अगर अपन बात करें तो लिखो इसमें कि प्लेटलेट्स की सामान्य मात्रा कितनी होती है, 1,50,000 से 4 लाख तक। ठीक है, 1.5 लाख से 4 लाख ये लिखना है भाई सामान्य मात्रा। अगर 1.5 लाख से आपको कम हो जाती है तो आपको डेंगू हो सकता है। क्या हो सकता है? डेंगू। और डेंगू को क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। तो अब बात आती है कि प्लेटलेट्स काम क्या करता है। तो प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त का थक्का बनाता है। क्या बनाता है? रक्त का थक्का बनाता है। और ये प्लेटलेट्स भाई हमारे शरीर में नहीं होता तो क्या होता है भाई, एक बार इमेजिन करके देखो कि प्लेटलेट्स अगर रक्त का थक्का नहीं बनाता तो सर क्या होता कि सर ब्लेड से अगर हमारे चीरा लग जाता तो सारा का सारा खून हमारे शरीर से बाहर आ जाता। और थक्का अगर जम गया है तो वहां पे रुकावट आ गई, उस खून को उसने रोक लिया है। तो प्लेटलेट्स बहुत शानदार काम करता है भाई। तो इसकी वैल्यू जो है उसको मेंटेन बना के रखना शरीर में। कम हो गई तो ही गिरे है, बढ़ गई तो ही गिरे है, तो इसलिए इस गिरे को क्या करना है? मेंटेन करके रखना है। ठीक है जी, आज की क्लास मेरी कैसी लगी भाई कमेंट करके बताना। और ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर जो नए लोग जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।